चलें सर क्लास स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 7 कैफ 3 कॉस्टिंग। जी सर, आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है इन्वेंट्री वैल्यूएशन का। सर आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है इन्वेंट्री वैल्यूएशन का। जी सर, हम लोग पढ़ रहे हैं सर मार्च 2023 के लिए और इंशाल्लाह इसी टाइम में हम लोग पास करेंगे। चलें सर, आज तारीख क्या हो गई है? 3 अक्टूबर। चले सर, भाई मैंने आप लोगों को एक आधा सवाल होमवर्क दिया था, क्वेश्चन नंबर 10, ऐसा ही है? और पीछे चलेगा हम, सही है जी सर। मैंने आप लोगों को एक आधा सवाल होमवर्क दिया था सर, उस सवाल को आप लोगों ने अटेम्प्ट किया और मैंने सॉल्यूशन शेयर कर दिया था सर। उस सवाल के अंदर सब आसान था, सिर्फ 2 चीजें मुश्किल थी। कौन कौन सी भाई? डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड। सर दोनों चीजें मिसिंग थी, उसमें आपको बड़ी परेशानी का सामना उठाना पड़ा, ऐसा ही है? चले सर उसको जरा समझ लेते हैं कि वो है क्या। सर उसको जरा समझ लेते हैं है क्या। सर क्या सबके पास हैंडआउट है? कोई है आज जो इसकी आज फर्स्ट क्लास है? करवा देता फोटोकॉपी। चले सर, क्वेश्चन नंबर 10 मैंने आप लोग को दिया था। जी बॉस, क्वेश्चन नंबर 10 मैंने आप लोग को दिया था सर। सुनेंगे, इसके अंदर थोड़ी सी आपको परेशानी हुई है, उस परेशानी को हम लोग देखते हैं कि एग्जाम में अगर इस टाइप का सवाल आएगा तो हम क्या करेंगे, हम किस तरह से बचेंगे। ऑनलाइन वालों साथ हो जी, बुक टीसीएस हो जाएगी ऑनलाइन वालों को, बिल्कुल। चले सर, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर वो आपको क्या बोल रहा है, स्पीड में इसको मैं सॉल्व कराऊंगा। सर क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या बोल रहा है? प्रिपेयर दी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट। सर आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनानी है। जी सर, आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनानी है। सर कैसे बनाते थे? सबसे पहले हम क्या लिखते थे? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। स्टार्टिंग किससे होती थी? डायरेक्ट मटेरियल ओपनिंग। फिर आप क्या करते थे? परचेजेस। क्या लिखते थे सर? डायरेक्ट मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। उसके बाद जनाब डायरेक्ट मटेरियल एंडिंग। तो जनाब मेरे पास क्या आता था? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, ऐसा ही है? इसके बाद जनाब डायरेक्ट लेबर। फिर सर डायरेक्ट लेबर को मैं ऐड करता था तो मेरे पास क्या आ जाता था? प्राइम कॉस्ट। सर प्राइम कॉस्ट, उसके बाद सर मैं किसको ऐड करता था? फैक्ट्री ओवरहेड को। तो मेरे पास क्या आ जाता था? टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। सर शॉर्टकट लिखूंगा, समझ जाओगे। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। आगे बढ़ेंगे सर, दोबारा से लिख रहा हूं मैं, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। जी सर, फिर हम लोग क्या करते थे? वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग। फिर हम लोग क्या करते थे? वर्क इन प्रोसेस एंडिंग। तो मेरे पास क्या आ जाता था? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। शॉर्टकट लिखा, शॉर्टकट लिखा। उसके बाद ऐड फिनिश गुड्स ओपनिंग। तो सर मेरे पास क्या आ जाता था? गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। जी सर, इसके बाद हम क्या करते थे? फिनिश गुड्स एंडिंग। तो जनाब मेरे पास क्या आ जाता था? कॉस्ट ऑफ गुड्स
सोल्ड। सर इस सवाल के अंदर बहुत सारा डाटा गिवन है और बहुत सारा डाटा मिसिंग है। सर ऐसे सवालों में जो भी इंफॉर्मेशन गिवन होती है क्वेश्चन के अंदर, सबसे पहले फॉर्मेट पे लिख दो, जो जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो लिख दो, फिर देखते हैं सर क्या चीज मिसिंग है, उसके लिए थोड़ी दिमाग लगाएंगे। सर आइए क्या फरमा रहे हैं सर, मटेरियल कंज्यूम 50% और टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, नंबर नहीं पता मुझको। फैक्ट्री ओवरहेड कितना है 60% डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, मुझको नहीं पता। फिनिश गुड्स बिगिनिंग, यस सर। फिनिश गुड्स ओपनिंग कितनी है मेरे पास 25,000। फिर सर फिनिश गुड्स एंडिंग कितनी है 35,000। उसके बाद वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग 22,500। उसके बाद है मेरे पास वर्क इन प्रोसेस एंडिंग कितनी सर 27,500। फिर सर मटेरियल बिगिनिंग 15,650। फिर है मेरे पास मटेरियल एंडिंग कितना 11,560। फिर है मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कितना 340। चलें सर सबसे पहले आप ये कर दीजिए। अब जो मिसिंग इंफॉर्मेशन है वो हम लिखेंगे सर छपाई बंद। अब समझेंगे लड़के, छपाई बंद समझेंगे। सर स्टेटमेंट पूरी करें। सर यकीन करें अगर ये 10 मार्क्स का सवाल होगा ना, आपने फॉर्मेट बना के क्वेश्चन से डेटा उठा के डाल दिया, 3 मार्क्स मिल गए आपको। सिर्फ कॉपी पेस्ट करने के 3 मार्क्स मिल गए, कोई दिमाग नहीं चलाया हमने। एग्रीड। अब थोड़ा बहुत दिमाग चलना शुरू हो रहा है। चले सर कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड कितना है 340 एट 25,000। तो मेरे पास क्या आएगा गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कितना भाई लोग 365,000 लेस 35,000 कितना 3 मानते हो। सर रिवर्स वर्किंग करेंगे, ऊपर के डाटा निकालेंगे, स्ट्रेट आ रहे हैं तो ये ऐड हो रहा है, ये लेस हो रहा है। रिवर्स वर्किंग करेंगे तो क्या हो जाएगा उल्टा अपोजिट हो जाएगा। 340 प्लस 27,400 माइनस 22,500 कितना भाई 344,900 ऐसा 344,900 ऐसा। किसी का एतराज। चले सर यकीन मानो अब इस सवाल के अंदर जो ना वो चीज आई है, अब ये आईक्यूब लेवल का सवाल बनने जा रहा है। ओके सर 6 मार्क्स मिलेगा आपको, 5 से 6 मार्क्स मिलेगा आपको। अब सुने सर, अब सुने, हमने बोला सर डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम के बारे में क्या कह रहा है 50% है किसका 50% है किसका आ जाएगा नंबर इसका 50% कितना हुआ मेरा भाई सर 344,900 का 50% कितना 172,450 मानते हो सर। रिवर्स वर्किंग करके ऊपर बढ़ जाए जब तक 172,450 प्लस 11,560 कितना 184,010 ऐसा। सर माइनस 15,650 कितना 16,830 ऐसा। सर 6 मार्क्स आ गए, कोई दिमाग नहीं चलाया हमने, सीधा सीधा। अब दिमाग चलने की नौबत आई है। सर मेरे पास लेबर गायब है और क्या गायब है ओवरहेड है। अंग्रेजी में क्या कह रहे हैं सर फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो लेबर का कितना परसेंट है फैक्ट्री ओवरहेड लेबर का कितना परसेंट है 60% इसका। लेबर कितनी है मुझको नहीं पता, कैलकुलेट कर सकते हैं सर ऐसे ही प्लस माइनस करके। नहीं सर यहां आके फंस गए सर, ये भी नहीं पता कैसे लूं उसका 60%। कुछ तो दो, यही दे दो मैं डिवाइड बाय 60% करके पहुंच जाऊं, ये दे दो मैं मल्टीप्लाई बाय 60% करके आ जाऊं, कुछ तो दो। सर रिवर्स वर्किंग करके कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं सर 2 चीजें मिसिंग है, कैसे कैलकुलेट करें, फंस गए यहां पे। सर जब भी ऐसा होगा, और आईक्यूब के हर सवाल में ऐसा होगा, जब भी ऐसा होगा तो सर आपको सहारा लेना पड़ेगा मैथमेटिक्स का। जब भी ऐसा होगा आपको सहारा लेना पड़ेगा मैथमेटिक्स का। कैसे सर टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सर इसमें 3 कॉस्टें शामिल हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड। मानते हो ये तो बीच में प्राइम कॉस्ट तो बस ऐड होकर आएगी ना यार। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री, इन तीनों को मैं ऐड करूंगा तो ये नंबर बनेगा। मानते हो कि नहीं मानते। तो सर मैं यहां पे क्या लिखूंगा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और FOH। सर टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी है
344,900। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का 50% कितना बना? 172,450 प्लस डायरेक्ट लेबर कितनी है? फैक्ट्री ओवरहेड कितना है मुझे नहीं पता। एग्री करते हो? एग्री करते हो सर? फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में क्या लिखा हुआ है सर? फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में क्या लिखा हुआ है सर? फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में लिखा हुआ है कि लेबर का कितना परसेंट? लेबर का कितना परसेंट? 60%। लेबर कितनी है मुझको नहीं पता सर। 60% किसका? 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर। बात मानते हो सर? डायरेक्ट लेबर कितनी है मुझको नहीं पता। यहां पे 1 लाख होगा तो ये कितना? 60,000। ऐसा मैंने बोला सर डायरेक्ट लेबर मुझको नहीं पता तो डायरेक्ट लेबर को मैं एक्स बना दो तो सर ये 60% क्या हो जाएगा? एक्स। सर 60% बोले तो 0.6x। क्या हम मैथमेटिकली एक्स को सॉल्व कर पाएंगे? सर आई कैप के हर सवाल में ऐसा होगा। कुछ ना कुछ करोगे पेपर पास हो जाएगा। सही करोगे या ना करो लेकिन अटेम्प्ट जरूर। आई कैप के जहन में बोलता है भाई तू अटेम्प्ट तो कर, कोशिश तो कर। बहुत सारी आंसर स्क्रिप्ट आप लोग की देख रहा था जिन्होंने भेजा है उन्होंने अटेम्प्ट ही नहीं किया, लिखा ही नहीं बीच में। ऐसा नहीं करें यार, कुछ ना कुछ तो अटेम्प्ट करना है, दिमाग तो चलाना है। गलत करो कुछ करो लेकिन जान तो मारो। चले बॉस कैलकुलेट करेंगे सर मैथमेटिक्स। कैलकुलेटर में आंसर रख दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, पता है ना भाई। और जो 2 क्लास पढ़ने के बाद डायरेक्ट सी में आ गए, जिन्होंने स्कूल में मैथ्स वैथ्स नहीं पढ़ी, सर कैसे ये प्लस इधर इज इक्वल टू के इधर आएगा तो माइनस। जी सर ये कितना? यहां पे कुछ भी नहीं होता तो इसका मतलब 1 होता है। जी सर इसको माइनस करें कितना? 172,450। जी सर ये मल्टीप्लाई हो रहा है इज इक्वल टू इधर आएगा तो डिवाइड। यस बॉस एक्स मेरे पास क्या था? डायरेक्ट लेबर। भाई बता पाएंगे कितना? 1077 .1 छोड़ो, एक को पीछे कर लिया, छोड़ जाने। चले सर तो मेरे पास डायरेक्ट लेबर कितनी आ गई जनाब? 107,781। फिट है? 0.25 भी है, छोड़ दे खैर है। चलो बॉस इसको जरा ऐड करो कितना? 28,231। सर इसका जरा 60% भी ले लो कितना? 64,9। क्या सबों के बात समझ में आई? सर आई कैप के हर सवाल में ही होगा मिसिंग इंफॉर्मेशन। इसी तरह सिंपल नॉर्मल मैथमेटिक्स, नॉर्मल कोई हाई फाई मैथ्स नहीं है, नॉर्मल मैथमेटिक्स। लेकिन अटेम्प्ट करना है, छोड़ के नहीं आना। कुछ तो करो ना। इस तरह का आ सकता है ये? हाँ इसी तरह का आता है। बेसिक्स मतलब नहीं इस तरह का आ सकता है और हैं भरे पड़े हैं। ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में नहीं लेकिन इसी टाइप की चीजें भरी पड़ी हैं। हर सवाल में ऐसा ही है, बेसिक ही है यार। हाँ डन है भाई। क्या किसी को कॉपी करना है? चले सर 2 मिनट आपके पास, स्पीड पकड़ो। कॉपी करने में सर स्पीड में, समझने में तरीके से। हाँ लड़के बोलो। जो आपने साइड में वर्किंग की है, हाँ मैंने वर्किंग शो नहीं की तो मसला तो नहीं है। नहीं, अगर आंसर गलत आएगा ना, सही है तो फिर मार्क्स तुम्हें जो 2 मिलने थे ना वो भी नहीं मिलेंगे। अच्छा वर्किंग की वजह से। हाँ अगर तुम्हारा सही आंसर आया तो पूरे 4 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर तुम्हारा गलत आंसर आया तो वर्किंग के 2 मार्क्स भी नहीं मिलेंगे, इसका ख्याल करना है। अच्छा सर और मुझे फैक्ट्री ओवरहेड जो आप साइड में प्लस करके लिखते थे, अगर मैं उसी में स्टेटमेंट नहीं लिख दो, मसला नहीं है, मार्क्स पूरे, तो कोई मसला नहीं है। मसला ये वर्किंग ये तमीज से शो करना आती नहीं, बदतमीजी से शो कर दो, मसला नहीं है, मार्क्स मिल जाएंगे। कैलकुलेटर में ही करना यार कैलकुलेटर में करोगे ना, मैं वही बता रहा हूँ, अगर तुमने सही निकाला तो पूरे मार्क्स मिलेंगे, अगर सही नहीं निकाला तो तुम्हें वर्किंग के 2 मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। अब तुम्हारे ऊपर है। अब ये मैं कहना चाह रहा हूँ, तो बेहतर ये है भाई कर ले, वर्किंग करना सीखनी पड़ेगी। करना चाहिए। वर्किंग को मेथड देगा ना, हमने मेथड ही गलत करा तो 2 मार्क्स भी नहीं देगा। 2 मार्क्स भी नहीं देगा, मेथड से सही कर दिया तो पूरे 4 दे देगा। मेथड का तो कुछ वो है ही नहीं ना, बस मैथड नहीं है, वो नॉर्मल एक वर्किंग है, इसीलिए वो तुम्हें गलत मार्क्स, गलत आंसर के भी मार्क्स देना चाह रहा है वो तुम्हें। वो देख रहा है कहीं तो दिखाते कुछ ऐसी हवाओं में 50-80 हज़ार तो नहीं लिख दिया, तो कुछ भी लिख दे यार, खैर है, मतलब आई के भी बोले कुछ भी लिख दे मार्क्स मिल जाएगा, वो सीन तो नहीं होगा ना। आंसर सही है, बहुत बेहतरीन। मैंने परसेंटेज से किया था, तो कैलकुलेटर में हो गया। हाँ हाँ, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 1
चलें सर, स्पीड में कॉपी करेंगे और फिर हम आगे बढ़ चलेंगे। फैक्ट्री प्रॉफिट, सॉरी, फैक्ट्री प्रॉफिट, ये क्या होता है फैक्ट्री प्रॉफिट? ये फैक्ट्री प्रॉफिट जो ट्रांसफर प्राइस होती है वो अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है। मतलब ये जो फिनिश गुड्स ओपनिंग एंडिंग वाला ये जो सीन है, ये तो आपकी इनकम स्टेटमेंट में करते हो ना? नहीं, ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। अकाउंट में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट यहाँ तक खत्म, यहाँ पे लगा है ना कॉस्ट, फिर ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बना है, ये तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। नहीं, ज़रूरी नहीं है, आप इनकम स्टेटमेंट में डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ले जाओ वर्किंग बना के। चलें, बहुत जल्दी स्पीड से कॉपी करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नया चैप्टर हमने शुरू करना है आज। चलें सर, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, बॉस नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है हमारे पास इन्वेंट्री वैल्यूएशन। आसान चैप्टर, हाँ आसान चैप्टर, पढ़ चुके आप लोग पीआरसी के अंदर भी, यहाँ थोड़ा एक दफ़ा और पढ़ोगे तो हमारी तकरीबन इस पे 4 से 5 क्लासें लगेंगी। हाँ, ये हफ्ता 4 से 5 क्लास है। हाँ, तब भी मसला नहीं है, हम तो बिल्कुल जीरो बेसिक से पढ़ाते हैं ना, टेंशन नहीं ले भाई। चले जी सर, इन्वेंट्री वैल्यूएशन में सीन क्या है, हम लोग पढ़ेंगे क्या? सबसे पहले हम लोग जो है ना जरा इस चैप्टर को जरा ओवरव्यू देते हैं, जरा इस चैप्टर को समझते हैं कि सर ये चैप्टर है क्या। हमें इस अपनी 3-4 क्लासों के अंदर, 4 से 5 क्लासों के अंदर हमने इसको पढ़ना क्या है। सर इन्वेंट्री क्या चीज होती है? ये सर इन्वेंट्री क्या चीज होती है? गुड्स। सर इन्वेंट्री जिस चीज का कारोबार किया जाता है ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर, आप क्या करते हो? जस्ट बाइंग एंड सेलिंग, माल खरीदा और बेचा, माल खरीदा और बेचा, एक ही गुड्स होते हैं ट्रेडिंग के अंदर, एक ही इन्वेंट्री होती है। जबकि सर कॉस्टिंग पढ़ते हुए आपके पास इन्वेंट्री कितनी किस्म की होती है? सर 3 किस्म की। कौन कौन सी जनाब? रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स। तो सर इन्वेंट्री हमारे पास क्या होगी? सर इन्वेंट्री हमारे पास होगी जनाब रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस और शॉर्टकट लिखूंगा समझ जाना, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स। सर क्या हम लोगों ने इनकम स्टेटमेंट बनाना सीखी? क्या रॉ मटेरियल आता था वहां पे? सर बिल्कुल आता था, बिल्कुल आता था। सर कैसे आता था? इनकम स्टेटमेंट के अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर रॉ मटेरियल ओपनिंग आया, रॉ मटेरियल एंडिंग आया। सर फिनिश गुड्स ओपनिंग एंडिंग आता था, बिल्कुल आता था। सर फिनिश गुड्स ओपनिंग आया, फिनिश गुड्स एंडिंग भी आया। एग्री करते हो? एग्री करते हो? सर हमने इसकी वैल्यू सीखनी है। क्या मतलब? सर इसकी अमाउंट कितनी होनी चाहिए। याद करो हम लोगों ने ट्यूसडे लिमिटेड वाला सवाल किया था लास्ट क्लास के अंदर, याद है भैया? जिसमें हमने बोला था सर फिनिश गुड्स ओपनिंग में इतने यूनिट्स हैं। कितने यूनिट थे? 1350 ऐसी कोई यूनिट थे। उसका रेट हमें नहीं दिया हुआ था, हमने रेट डिटरमिन किया था। ऐसा हमने रेट डिटरमिन किया था किस तरीके से? या तो फीफो से या तो वेटेड एवरेज से। तो सर हमने यहां पे ये चीज सीखनी है, सर हमने यहां पे ये चीज सीखनी है कि सर आप इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करोगे या तो फीफो मेथड से या तो वेटेड एवरेज से, या तो फीफो मेथड से या तो वेटेड एवरेज से। सर क्या कैलकुलेट करना जरूरी है? सर इनकम स्टेटमेंट में तो आता ही जरूरी है। सर इन्वेंट्री में होता क्या है सुनिएगा। सर नॉर्मली इन्वेंट्री में होता क्या है? आप इन्वेंट्री को परचेस करते हो, आप इन्वेंट्री को परचेस करते हो, लाके कहां पे रख देते हो? उसको स्टोर के अंदर, और उससे माल बनता रहता है। कॉटन आपने स्टोर के अंदर रखा और सर उससे माल बनाते रहे। हमने बोला सर मंथ एंड हो गया, सर मंथ एंड हो गया या ईयर एंड हो गया। मैंने बोला सर साल के आखिरी दिन में इन्वेंट्री का स्टॉक काउंट किया जाता है, इन्वेंट्री की गिनती गिनी जाती है। सर जाके इन्वेंट्री गिनती गिनी जाती है कि मेरे पास क्लोजिंग में कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, मेरे पास क्लोजिंग में कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, जाके लोग गिनती गिनते हैं। हमने बोला सर 100 केजी पड़े हुए हैं, क्लोजिंग में कितने स्टॉक पड़े हुए? 100 केजी। सर पीएनएल के अंदर केजी आता है? सर पीएनएल किस पे बनता है? रुपीस पे। सर ये 100 केजी किस वैल्यू पे है? किस वैल्यू पे? सर वहां पे बात की जाएगी इन्वेंट्री वैल्यूएशन की कि सर किस रेट पे, किस अमाउंट पे वैल्यू करो, या तो फीफो या तो
वेटेड एवरेज, हमें ये सीखना है। बात समझ में आई मैंने क्या बोला? हमने ये सीखना है इन्वेंट्री को किस पे वैल्यू की जाए। सर इन्वेंट्री को या तो फीफो या तो वेटेड एवरेज। सर या तो मैं फीफो से फॉलो करूंगा या तो वेटेड एवरेज से। सर ये तो कॉस्ट है ना, ये तो कॉस्ट है। फिर हमने बोला सर लेट सपोज, सुनिएगा सर, लेट सपोज एंडिंग में आपने गिनती गिनी स्टोर में जाके, और सर आपके पास एंड में 100 यूनिट निकला है। सर कितने यूनिट निकला है? 100 यूनिट। मैंने बोला सर इसका रेट क्या है? सर इसका रेट क्या है? फॉर एग्जांपल 12 रुपए पर केजी पर यूनिट। कॉस्ट कितनी बनी? 1200। कितनी? 1200। बुक्स में मेरे पास कितने से नजर आ रही होगी? 1200 से। अच्छा जी, मैंने बोला सर ये 1200 से नजर आ रही है बुक्स के अंदर, ये बिकेगी कितने की? मैंने बोला यार ये कितने की है? 12 की। और सर हम इसको आराम से मार्केट में ना 18 रुपए की बेच देते हैं। कितना प्रॉफिट कमा लेते हैं? 6 रुपए का। बुक कर लो। मैंने कहा कब बेचोगे? आज 31 दिसंबर है, साल का आखिरी दिन है। मैंने बोला सर ये 10 जनवरी तक बिक जाएगा सारा माल। कितने का बिकेगा? 1 यूनिट 18 का। कितना प्रॉफिट कमाओगे 1 यूनिट पे? 6 रुपए का। तो 100 पे कितना कमा लोगे? 600 का। अबे भाई तो क्यों इंतजार कर रहा है? जब तुझे पता है कि बिकेगा, इतना कॉन्फिडेंट हो तो आज ही प्रॉफिट बुक कर लो। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? नहीं सर मैं ऐसा नहीं कर सकता। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? मैंने बोला सर अच्छा ये बताइए कि जो 18 रुपए को तुम बेचोगे, क्या सॉलिड 18 रुपए तुम्हारी जेब में आएंगे? मैंने बोला नहीं सर 1 रुपए मुझे कमीशन एजेंट को देना पड़ेगा, उसके बगैर मैं माल नहीं बेच सकता। तो तुम्हारी जेब में कितने पैसे आएंगे? 17 रुपए। कितना कमाया तुमने? 5 रुपए। 100 यूनिट पे कितना? आज बुक कर लो। जब तुम कॉन्फिडेंट हो कि 10 जनवरी तक बिक जाएंगे तो 31 दिसंबर को ही बुक कर लो। सर क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? नहीं सर मैं ऐसा नहीं कर सकता। बात समझ में आई मैंने क्या बोला? सर ये जो मैंने आपको 18 माइनस 1 बोले तो मैंने कितना बोला आपको? 17। इसका मतलब इतना पैसा मेरी जेब में आ रहा है, मुझे इतना पैसा रियलाइज हो रहा है। इसको मैं क्या बोलता हूं? नेट रियलाइजेबल वैल्यू। शॉर्टकट में हम इसको क्या बोला करेंगे? सर शॉर्टकट में हम इसको क्या बोला करेंगे? एनआरवी। ऐसा हमने बोला सर कितने यूनिट्स है आपके पास? 100। 17 के हिसाब से कितने हो गए? सर कितना प्रॉफिट आपको दिखा? सर कितना प्रॉफिट आपको दिखा? 500 का। सर बुक कर लो। नहीं सर ऐसे हम नहीं कर सकते। अच्छा भाई नहीं कर सकते, चलो सही है। हमने बोला यार अभी 31 दिसंबर खत्म होने में 2-3 घंटे बाकी थे। 31 दिसंबर खत्म होने पे 2-3 घंटे बाकी थे। सर बारिश हो गई और सर इन्वेंट्री खराब हो गई। हमने बोला सर कितने की बिकेगी इन्वेंट्री? मैंने बोला सर ये इन्वेंट्री बिकेगी 9 रुपए की। ये सीन कब हो गया? ईयर एंड से पहले। हमने बोला सर बिक जाएगा माल? कह रहा सर माल तो बिक जाएगा, टेंशन नहीं ले, लेकिन पहले तुम कितने का बेचते थे? 18 का। अब 18 का नहीं बिकेगा। अब कितने का बिकेगा? वो 9 रुपए का। मैंने कहा सर ऐसे ही बिक जाएगा? मैंने बोला नहीं, बेचने के लिए एजेंट के थ्रू बेचते हैं, उसके बगैर आप नहीं बेच सकते। और एजेंट कितना कमीशन लेगा? 1 रुपए। तुम्हारी जेब में कितने पैसे आएंगे? बोले तो 100 यूनिट के हिसाब से कितने? सर कितना प्रॉफिट होगा? हमने कहा प्रॉफिट किस बात का? अब तो लॉस होगा। कितना लॉस होगा? बुक कर ले आज। सर बुक कर लें आज। हमने बोला अब बुक कर लें सर लॉस। बात समझ में आई? सर ये कॉन्सेप्ट हम कहाँ डिस्कस करेंगे? एनआरवी के अंदर, जब हम ये चैप्टर पढ़ने के लिए जाएंगे। तो यानी कि हमें कॉस्ट और एनआरवी दोनों की कैलकुलेशन सीखनी है। क्या हमें चैप्टर समझ में आ गया कि हमारे चैप्टर में है क्या? हमारे चैप्टर में है क्या? सर एग्जाम में ये थोड़ा कम आता है, लेकिन जब आता है ना सॉलिड मार्क्स देके जाता है। जब आता है एग्जाम में याद रखना 30 मार्क्स फ्री के होंगे। पूरे सवाल के अंदर डिट्टू सीधे इजी, मतलब बस आपने जो है ना सबसे पहले उठाना स्पीड में कर देना, 30 मार्क्स आपके सॉलिड बन जाएंगे। तो जब भी ये सवाल आता है तो उसमें जो है ना 30 मार्क्स सॉलिड होते हैं आपके इस चैप्टर से। तो ये चैप्टर जब भी एग्जाम में आता है, लास्ट टाइम 2 दफा आ चुका है 2021 के अंदर, मतलब ज्यादा पुरानी बात नहीं है। स्प्रिंग में भी ऑटम में भी जो है वो 2021 के अंदर आया। जब बुक दूंगा ना तो उसके अंदर मैंने लिखा हुआ है कब को बटन में आई है।
ओके, तो ये आपके जब भी आता है फ्री का आता है। चलें सर स्टार्ट करें। क्या हमें चैप्टर समझ में आया कि सर हमने चैप्टर में पढ़ना क्या है? हमने चैप्टर में कॉस्ट कैलकुलेट करनी है और एनआरवी कैलकुलेट करनी है। हमने चैप्टर के अंदर कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, एनआरवी कैलकुलेट करनी है, जो तुम लोग थोड़ी बहुत पीआरसी में पढ़ चुके हो। अगर नहीं पढ़ा तो टेंशन नहीं है, यहाँ पे हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट लेंगे। डन हो गई बात? चले सर, तो मैंने आपको चैप्टर का मतलब समझा दिया कि सर इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। जी भाई, क्या बोर्ड का सवाल करते हैं? मैं लिखने की तो जरूरत नहीं है, सिर्फ मैंने एक ओवरव्यू सेट किया। यस बॉय, लीवो खत्म हो गया दुनिया से, खत्म। नहीं खत्म, दुनिया से खत्म तो सिलेबस से भी खत्म। प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं था लीफो ना, इन्होंने बहुत देर कर दी खत्म करते करते। हाँ, कोई सेंस भी नहीं बनता भाई, कह रहा हूं इन्होंने खत्म करते करते ना बहुत देर कर दी, पहले ही खत्म कर देना चाहिए था। चले सर स्टार्ट करें। तो सर इसको पढ़ने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है। एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास जनाब, प्रोक्योर टू पे। हमारे पास सर एक कॉन्सेप्ट है प्रोक्योर टू पे। सर होता क्या है समझिएगा। सर प्रोक्योर का मतलब परचेज, खरीदना। पे का मतलब पेमेंट। सर इन्वेंट्री को खरीदने से लेके पेमेंट करने तक का सफर, इन्वेंट्री को खरीदने से लेके पेमेंट करने तक का प्रोसीजर क्या होता है। सर हो सकता है वो थ्योरी में तुमसे 2-3 मार्क्स का पूछ ले, हो सकता है तुमसे थ्योरी के अंदर स्टडी टेक्स्ट में दिया है तो सर पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। अपने को तो पूरी स्टडी टेक्स्ट पूरी करनी है ना यार, जो जो उसके अंदर कॉन्सेप्ट है। सुने सर, प्रोक्योर टू पे की साइकिल क्या है सबसे पहले हम समझेंगे, फिर आप लोग कॉपी करना। भाइयों एक बात बताओ, मटेरियल को इस्तेमाल कौन करता है? हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे। मटेरियल को इस्तेमाल कौन करता है? फैक्ट्री वाले। बोले तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कह सकता हूं, जो कि माल बनाएगा। सर कॉटन को इस्तेमाल कौन करता है? सर मैन्युफैक्चरिंग वाला, जो कि कॉटन से धागा बना रहा होगा। चले सर, सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा? सर सुनेंगे, सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा? सर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। सर सबसे पहले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मटेरियल मांगेगा। सर मटेरियल की रिक्वेस्ट करेगा। किससे? मटेरियल रखा हुआ कहां होता है? स्टोर के अंदर। बोले तो वेयरहाउस बोलो, स्टोर बोलो, कुछ भी बोलो। सर सबसे पहले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मटेरियल मांगेगा, मटेरियल रिक्वायर्ड करेगा, मटेरियल मांगेगा। सर कोई कागज होगा उससे मांगेगा ना यार, अब तो क्या सिस्टम बेस्ड होता है, लेकिन सिस्टम में भी कोई फॉर्म होगा उस पर मांगेगा। सर इसको क्या बोला जाता है? मटेरियल रिक्विजिशन नोट। एक कागज, एक पर्चा या सिस्टम के थ्रू एक डॉक्यूमेंट बनाया जाएगा कि सर हमें इस किस्म की कॉटन के 600 केजी चाहिए। कितने केजी चाहिए? 600 केजी। वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला किसको बोल रहा होगा? सर वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला किसको बोल रहा होगा? सर वो प्रोडक्शन वाला स्टोर को बोल रहा होगा, स्टोर डिपार्टमेंट को। मानते हैं? अगर तो स्टोर में पड़ा हुआ है, तो सर स्टोर वाला मटेरियल उठाएगा और किसको दे देगा? प्रोडक्शन वाले को। अगर तो स्टोर में पड़ा हुआ है तो स्टोर वाला वो मटेरियल उठाएगा और किसको दे देगा? प्रोडक्शन वाले को। एग्री करते हो? सर क्या किसी कागज पे दस्तखत देगा? बाद में मुकर जा प्रोडक्शन वाला, मुकर जा, भाई तूने दिया नहीं है तो डॉक्यूमेंटेशन तो होनी चाहिए भाई पूरी। क्या स्टोर वाला किसी कागज पे दस्तखत देगा? स्टोर वाला एक डॉक्यूमेंट बनाएगा जिसको क्या कहा जाता है? मटेरियल इशू नोट। जिसको क्या कहा जाता है? मटेरियल इशू नोट। मानते हैं भाई? मानते हैं। अगर मटेरियल होगा तो दे देगा, कहानी खत्म, जिंदगी चल रही है, फिर वो मटेरियल इस्तेमाल करेगा। सर अगर तो स्टोर में मटेरियल नहीं है, सर फिर क्या होगा? सर स्टोर वाला खरीदवाएगा। स्टोर वाला बोलेगा भाई मटेरियल नहीं है मेरे पास, मैं कहां से दूं? तो भाई
स्टोर वाले की जिम्मेदारी थी ना यार कि अगर मटेरियल खत्म हो रहा है तो भाई आगे इन्फॉर्म करो। इस भाई स्टोर में माल रखने की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? स्टोर वाले की। तो अगर मटेरियल खत्म हो रहा है और आपको पता है कि हमें जरूरत पड़ती है बार बार, तो भैया तुम पहले से बताओ ना मटेरियल खत्म हो रहा है। एग्री करते हो? सर इसके बाद मटेरियल रिक्वायर्ड आया प्रोडक्शन के बाद, स्टोर में मटेरियल नहीं है, स्टोर वाला बोलेगा मटेरियल खरीदने के लिए। सर मटेरियल कौन खरीदेगा? कंपनी के अंदर एक पूरा का पूरा डिपार्टमेंट होता है जिसका काम मटेरियल खरीदना होता है, जिसको तुम लोग प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट कहते हो। सर क्या कहते हो? प्रोक्योरमेंट या फिर परचेज डिपार्टमेंट। सर इस परचेज डिपार्टमेंट का काम क्या होता है? सर इस परचेज डिपार्टमेंट का काम होता है मटेरियल को खरीदना। सर ये इसको इन्फॉर्म कैसे करेगा? सर ये कोई कागज वागज लिख के देगा? सर ये इसको इन्फॉर्म कैसे करेगा? उस पेपर का नाम होगा, उसका नाम होगा परचेज रिक्विजिशन। इसने रिक्वेस्ट की है कि सर माल खरीदें, इसने रिक्वेस्ट की है सर माल खरीदें। सर माल खरीदने की जिम्मेदारी किसकी? परचेज डिपार्टमेंट की। सर किसकी जिम्मेदारी? परचेज डिपार्टमेंट की। सर परचेज डिपार्टमेंट वाला क्या करेगा? सर सप्लायर से कोटेशन लेगा, देखेगा सर किसका माल अच्छा और सस्ता, ऐसा ही होता है, किसका माल अच्छा और सस्ता, किसकी मार्केट में गुड रेपुटेशन है। सर जो हमें सस्ता और अच्छा मिलेगा, जो हमें सस्ता और अच्छा मिलेगा उसको ऑर्डर दे देगा, उसको ऑर्डर दे देगा। सर ऑर्डर लेने वाले को कैसे इन्फॉर्म करेगा? सर ऑर्डर जो मिलेगा वो कैसे इन्फॉर्म करेगा? सर उसको एक कागज पकड़ा देगा जिसका नाम क्या होगा? परचेज ऑर्डर। किसको? सर सप्लायर को, जिसको आपने ओके किया, जिसको आपने अप्रूव किया। सर सप्लायर क्या करेगा? सर सप्लायर क्या करेगा? सर सप्लायर इन्वेंट्री लेके पहुंचेगा, सप्लायर इन्वेंट्री लेके पहुंचेगा। सर सप्लायर इन्वेंट्री लेके कहां पहुंचेगा? सर कहां पहुंचेगा? सर परचेज डिपार्टमेंट में नहीं। सर परचेज डिपार्टमेंट तो एक दो कमरे का ऑफिस होता है, वहां पे 10,000 केजी कॉटन कहां रखोगे? सर कहां पहुंचेगा? प्रोडक्शन फ्लोर नहीं सर, कहां पहुंचेगा? स्टोर में पहुंचेगा। ये माल लेके पहुंचा कहां पे? स्टोर डिपार्टमेंट में। सर स्टोर डिपार्टमेंट में जो पहुंचेगा और कुछ एविडेंस देगा कि सर ये एविडेंस है, इसको जरा जो है ना वो आप साइन माइन कर दें ताकि मुझे पता चल जाए कि मैंने आपको गोश्त डिलीवर कर दिए। सर कौन से कागज पे दस्तखत कराएगा? गुड्स डिलीवरी नोट बोलो, गुड्स डिस्पैच नोट बोलो, कुछ भी बोलो, गुड्स डिलीवरी नोट, ऐसा ऐसा। सर साथ साथ इनवॉइस भी तो लेगा। इनवॉइस किसको जमा कराएगा? सर कंपनीज में एक डिपार्टमेंट होता है जिसको हम कहते हैं अकाउंट डिपार्टमेंट, जहां पे तुम नौकरी करोगे आगे जाके। ऐसा ही है, ऐसा ही है। चले सर सप्लायर इन्वेंट्री कहां पहुंचाएगा? स्टोर के अंदर। और इनवॉइस कहां पहुंचाएगा? इनवॉइस कहां पहुंचाएगा सर? अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर। अब इसको तुम अकाउंट्स डिपार्टमेंट बोलो, इसको तुम फाइनेंस डिपार्टमेंट बोलो, इसको तुम बिलिंग डिपार्टमेंट बोलो, कुछ भी हो सकता है सर, है अकाउंट्स वाले का काम इनवॉइस। एग्री करते हो? एग्री करते हो सर? सर अकाउंट्स वाला क्या करेगा? अकाउंट्स वाला सर फिर यहां से पेमेंट प्रोसेस कर देगा, चेक शेक बनाएगा और फिर पेमेंट प्रोसेस कर देगा। मानते भाई? मानते हैं? सर स्टोर डिपार्टमेंट वाला, जी सर इसने गुड्स रिसीट नोट डिस्पैच नोट बना दिया। सर उसके बाद क्या करेगा? मटेरियल मांगा किसने था? प्रोडक्शन वाले ने। उनको मटेरियल पकड़ा देगा। सर स्टोर वाला जो गुड्स अपने पास कौन सा डॉक्यूमेंट बनाएगा? स्टोर वाला अपने पास कौन सा डॉक्यूमेंट बनाएगा? गुड्स रिसीट नोट। आफ्टर इंस्पेक्शन करने के बाद कि सर सही माल दिया ही नहीं दिया, जो माल परचेज ऑर्डर में लिखा हुआ था उतनी क्वांटिटी दी, उतनी स्पेसिफिकेशन दी, वही मॉडल दिया, सारी चीजें चेक करने के बाद फिर वो क्या करेगा सर? गुड्स रिसीट नोट बनाएगा इंस्पेक्शन करने के बाद। और सर उसके बाद ये इन्वेंट्री उठा के किसको दे देगा? सर ये इन्वेंट्री उठा के वो किसको दे देगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। और कौन सा नोट, कौन सा कागज बनाएगा? बोलो। मटेरियल
मटेरियल इशू नोट। तो सर ये मेरे पास एक साइकिल होती है प्रोक्योर टू पे की, थ्योरी के अंदर आ सकती है 3-4 मार्क्स की, कुछ भी ले सकता है वो, थ्योरी के अंदर कुछ भी दे सकता है। हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और हमें इतनी अंग्रेजी आनी चाहिए कि हम 3-4 लाइनें लिख लें। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को इतनी अंग्रेजी आती होगी, 3-4 लाइनें तो लिख लोगे, ऐसा ही है। सारे नाम सारे नाम याद ये नाम याद होना चाहिए, मार्क्स तो इसी के होंगे ना। डन हो गया भाई? चले सर इसको कॉपी करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। चले सर आगे बढ़ेंगे। जी बॉस आगे बढ़ेंगे। सर सुने भाइयों, इन्वेंट्री वैल्यूएशन। सर क्या मतलब? हाँ भैया क्या मतलब? इन्वेंट्री को वैल्यू करने के तरीका। सर हमने बोला क्यों इन्वेंट्री को वैल्यू करना जरूरी है? सर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ रही होती है, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में करंट एसेट में इन्वेंट्री आ रही होती है, किस वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करें? इन्वेंट्री को वैल्यू करने के 2 तरीके, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन के 2 तरीके, 2 सिस्टम हैं। सर इन्वेंट्री की वैल्यूएशन के 2 सिस्टम हैं। एक को कहा जाता है परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, एक को कहा जाता है पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। जी सर, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन के 2 सिस्टम, एक है परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम और एक है पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। इंडस्ट्री में दोनों सिस्टम अप्लाई होते हैं, किसी में कुछ किसी में कुछ। सुनिएगा सुनिएगा सर, परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम कहां अप्लाई होता है? सर होता क्या है, सबसे पहले हम ये सीखते हैं। सर परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम का मतलब कि जनाब नॉर्मली इंडस्ट्री में होता क्या है? सर नॉर्मली इंडस्ट्री में होता क्या है कि सर आपने कॉटन रुई खरीदी, आपने कॉटन रुई खरीदी, ड्यूरिंग द ईयर लातादाद आप कॉटन खरीदते रहे और प्रोडक्शन वाले उसको इशू, स्टोर वाले उसको इशू करते रहे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कि चल भाई तू धागा बना और फिर धागे से कपड़ा बनेगा, पूरा साल ये काम चलता रहेगा। मैंने बोला सर कि आपने कॉटन को परचेस किया है, कॉटन को परचेस करने के बाद आपने स्टोर में रखा, आपने आज 5 जनवरी को आपने जो है वो 100 kg कॉटन इशू कर दी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में धागा बनने के लिए। सर क्या मैं इन्वेंट्री का रिकॉर्ड फौरन अपडेट करूं? क्या मैं स्टॉक काउंट करके फौरन देखूं हाँ यार मैंने 1000 kg खरीदे थे, कितने kg मैंने इशू कर दिए? 100 kg, कितने रह गए? 900 kg। मैंने बंदे को थोड़ा जा गिन करा कि वाकई में क्या 900 kg बचे नहीं बचे? क्या ये प्रैक्टिकल पॉसिबल है? मैंने बोला सर कुछ इंडस्ट्री में पॉसिबल है, कुछ इंडस्ट्री में पॉसिबल नहीं है। क्या इस कॉटन इंडस्ट्री में पॉसिबल है? नहीं सर इस कॉटन इंडस्ट्री में पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आ रही है मैंने क्या बोला? मैंने बोला सर ये जो जूस बनाने वाली कंपनीज है, नेस्ले है, सर नेस्ले का जो जूस होता है उसके लिए चीनी लगती है, शुगर। यस सर उनका मटेरियल है, हमने बोला सर आज का टारगेट क्या है? हमने बोला सर आज हमने 10,000 नेस्ले जूस के डब्बे बनाने हैं। हमने बोला उसके लिए चीनी चाहिए होगी। सर बिल्कुल चाहिए होगी। कहां से स्टोर होगी? स्टोर से। मैंने बोला सर आज साल का पहला दिन है, पिछले साल आपने जो 31 दिसंबर कल गुजरी आपने स्टॉक काउंट किया था, कितनी चीनी निकली थी? मैंने बोला सर चीनी जो है ना 500 टन थी। स्टोर में कितनी थी? 500 टन पड़ी हुई थी। आज तुम कितनी इशू करने वाले हो? सर मैं आज 1 टन इशू करने वाला हूं। सर 1 टन मैंने इशू कर दिया, चीनी कितनी बची? 49 टन। मैंने बोला सर जाके गिन करा कितनी चीनी बची हुई है। क्या ये पॉसिबल है? नहीं सर ये पॉसिबल नहीं है। लॉजिक क्लियर है? सर कब स्टॉक काउंट कर सकता हूं मैं? सर कब स्टॉक काउंट कर सकता हूं मैं? सर साल के एंड पे या हाफ ईयर के एंड में, रोजाना तो नहीं कर सकता ना, हर ट्रांजैक्शन पे तो नहीं कर सकता ना। लॉजिक क्लियर हो रही है? सर अगर तो एक्सपेंसिव चीज है, फॉर एग्जांपल सर गाड़ियों का शोरूम है, सर गाड़ियों का शोरूम है, महंगी गाड़ियां, मोटरसाइकिलें महंगी। सर कितनी गाड़ियां आपके स्टोर के अंदर? हमने बोला सर 100 गाड़ियां, एक गाड़ी बिक गई, कितनी बच गई? 9। क्या स्टॉक काउंट हो सकता है?
यस सर, स्टॉक काउंट हो सकता है। क्या इन्वेंट्री का डाटा अपडेट हर स्टॉक काउंट के लिए, जैसी इन्वेंट्री मैंने बेची आप इन्वेंट्री का स्टॉक काउंट करके अपडेट कर सकते हो? यस सर, मैं कर सकता हूं। यहां पे कौन सी इन्वेंट्री फॉलो की जाएगी? परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम फॉलो की जाएगी, जहां पे आपका स्टॉक काउंट कंटिन्यूअस बेसिस के ऊपर हर ट्रांजैक्शन पे हो रहा हो। लॉजिक क्लियर हुई? स्टॉक अपडेट कब हो रहा हो? हर ट्रांजैक्शन पर हो रहा हो। इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं जनाब? परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। एग्री करते हो? एग्री करते हो? और वो सिस्टम जहां पे साल के एंड पे हो रहा होता है, वो कौन सा सिस्टम फॉलो होता है? पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। क्या सबों को बात समझ में आ रही है? सर रिफाइनरी बिजनेस है, खरीदते क्या ये लोग? मटेरियल क्या इनका? क्रूड ऑयल। सर क्रूड ऑयल मैंने खरीदा, टैंक में लाके रख दिया, और फिर वो इशू हो रहा है, पेट्रोल बनने जा रहा है, डीजल बनने के लिए जा रहा है। सर हमने आज हमने जो है ना वो 1000 जो है ना वो बैरल इशू किए। क्रूड ऑयल जो है ना उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट बैरल होता है। हमने 1000 बैरल इशू कर दिए। सर क्या मैं स्टॉक काउंट करके अपडेट कर सकता हूं? नहीं सर, आसान काम थोड़ी है क्रूड ऑयल का स्टॉक काउंट करना यार। साल में एक दफा करते हैं, बहुत है। साल में एक दफा करते हैं, बहुत है। यहां पे कौन सी सिस्टम फॉलो किया जा रहा है? पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। क्या बात समझ में आ रही है? सर ऑटोमोबाइल वाले जो गाड़ियां बना रहे हैं, सर वो लोग क्या खरीदते हैं? इंजन। सर मैंने आज 10 गाड़ियां बना ली, उसी के हिसाब से इंजन रखे होंगे। क्या मैं इंजन का स्टॉक काउंट हर ट्रांजिशन पे कर सकता हूं? सर कितने इंजन रखे होंगे? 100 200? पाकिस्तान में होंडा वाली जो गाड़ियां बना रहे हैं, सर कितने इंजन इन्होंने बैकअप पे रखे होंगे? 100 200 300? क्या मैं हर ट्रांजिशन में स्टॉक काउंट कर सकता हूं? यस सर, कर सकता हूं मैं। कुछ आइटम का कर सकते हैं, कुछ आइटम का नहीं कर सकते। लॉजिक क्लियर हो रही है? तो सर मैं परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में क्या डेफिनेशन लिख सकता हूं? सर मैं क्या डेफिनेशन लिख सकता हूं? सर रिकॉर्ड इन्वेंट्री, रिकॉर्ड अपडेट एट इन्वेंट्री, रिकॉर्ड अपडेट एट एवरी ट्रांजैक्शन। ऐसा ही है, ऐसा ही है। जबकि यहां पे क्या होगा? सर इन्वेंट्री रिकॉर्ड अपडेट एट पीरियड एंड। बोले तो सर या तो ईयरली या तो हाफ ईयरली या तो फिर क्वार्टरली। हर ट्रांजैक्शन में आप उसको रिकॉर्ड, आप उसको अपडेट, फिजिकल काउंट नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? क्या बात समझ में आ रही है सर मैं क्या बोल रहा हूं? सर इन्वेंट्री परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में, सर परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में या तो आप फीफो मेथड फॉलो करते हो या तो फिर वेटेड एवरेज। सर होता क्या है वो हम सीखेंगे। सर यहां पे आप कौन सा मेथड फॉलो करते हैं? सर यहां पे भी फीफो और वेटेड एवरेज। सर परपेचुअल में क्या होता है? इन्वेंट्री का डाटा अपडेट किया जाता है हर ट्रांजैक्शन के साथ। सर हर ट्रांजैक्शन से मुराद चाहे तुमने मटेरियल खरीदा, चाहे तुमने मटेरियल इशू किया, परचेज हुआ या इशू हुआ, आपने ट्रांजैक्शन अपडेट करनी है। सर यहां पे कब अपडेट करनी है? साल के एंड पे, साल के एंड पे। लॉजिक क्लियर हुई मैंने क्या बोला? लॉजिक क्लियर हुई मैंने क्या बोला? चलें सर इसके नीचे थर्ड, सर हम लोग इसकी एंट्रीज बनाएंगे, उसके लिए आप जगह छोड़ देना। इसकी एंट्रीज भी आती हैं और एंट्रीज ही आती है नॉर्मली। इसकी हम एंट्रीज बनाएंगे, उसके लिए आप जगह छोड़ देना। तो आप जो रजिस्टर में कॉपी करोगे, सर इसको ऐसे कॉपी करना है कि इसके नीचे तकरीबन 6-7 एंट्रीज होंगी तकरीबन। हाँ जनरल एंट्रीज। तो उसके हिसाब से रजिस्टर में पेज छोड़ देना, क्योंकि जब तुम रिवाइज करो तो तुम्हें सब चीजें एक ही जगह पे मिलना है। डन हो गई बात? चलें सर इसको कॉपी करें और फिर हम जो है ना सवाल में देखते हैं कि ये कैसे आएगा। ये तुम लोग पीआरसी में कर चुके हो, लेकिन फिर भी मैं ना बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूं, ताकि जिन्होंने एएफसी दिया है उनको मुश्किल मसाइल ना हो। जी भाई आप लोगों को एक अदद हैंडआउट दिए गए हैं। सर आप लोगों को एक अदद हैंडआउट दिए गए हैं। चलें सर स्टार्ट करें। सर स्टार्ट करें इसका क्वेश्चन नंबर 2।
सर आप लोग एक अदद हैंडआउट दिया गया है, उसका क्वेश्चन नंबर 2। चले सर, जी सर, जंजीर लिमिटेड। सवाल पढ़ने का तरीका, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? रिक्वायरमेंट। जी जनाब, रिक्वायरमेंट में क्या लिखा हुआ है? सर प्रिपेयर लेजर कार्ड। सर ये लेजर कार्ड क्या होता है मुझको नहीं पता। आगे अंडर फीफो और वेटेड एवरेज। सर सुनेगा, सर इन्वेंट्री का जिस सिस्टम पे इन्वेंट्री को अपडेट किया जाता है वो सिस्टम क्या कहलाता है मेरे पास? लेजर कार्ड बोलो या बिन कार्ड बोलो, लेजर कार्ड बोलो या फिर बिन कार्ड बोलो। अभी हम करना शुरू कर रहे हैं। सर टी अकाउंट बनाना है, ठीक है सर बना लेंगे। कैलकुलेट प्रॉफिट, कैलकुलेट करना है फीफो से और वेटेड एवरेज से। सर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है? पीएनएल से। सर पीएनएल से कैसे? आइए सर सीखते हैं। पहला सवाल है तो मैं कराऊंगा और जब मैं बोर्ड भर दूं फिर आप लोग कॉपी करना, ठीक हो गया? नहीं, चले सर पहला सवाल है तो भाई मैं सॉल्व कराऊंगा, आप लोग पहले देखोगे फिर कॉपी करेंगे। सर स्टार्ट ले रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से। सुनेंगे भाई, सुनेंगे। सर सवाल में क्या है मेरे पास? सर तीसरी रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है कैलकुलेट प्रॉफिट अंडर फीफो और वेटेड एवरेज मेथड। होता क्या है सर, सुनते हैं। हमने बोला सर सबसे पहले हम इस मेथड को किससे करने चले? फीफो से। सर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है? हाँ भी लड़के, प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है? पीएनएल से। सर कैसे कैलकुलेट करते हैं? सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। सर कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? है भाई लोग, कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? सर ओपनिंग स्टॉक, एड परचेजेस, तो मेरे पास आ जाता है गुड्स अवेलेबल। अगर तो ट्रेडिंग बिजनेस है तो मैं क्या बोलूंगा? गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। और जनाब मैं लेस कर दूंगा, सर मैं लेस कर दूंगा क्लोजिंग स्टॉक, तो मेरे पास आ जाता है कॉस्ट ऑफ सेल या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल में से मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। सर सुनेंगे, सुनेंगे। आए जी सवाल के अंदर। सर इस सवाल के अंदर सवाल पढ़ने चला मैं। जंजीर लिमिटेड यूज परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। अंडरलाइन करें सर, कौन सा मेथड है मेरे पास? परपीचुअल। बोले तो हर ट्रांजैक्शन के साथ रिकॉर्ड को अपडेट करना है। कैसे अपडेट किया जाएगा? सर बिन कार्ड के थ्रू। कैसे अपडेट किया जाएगा? वो बिन कार्ड होता क्या, अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। द बिगिनिंग इन्वेंट्री ऑफ द टूथपेस्ट एंड द डाटा पर्टेनिंग टू इट्स परचेज एंड सेल्स ड्यूरिंग द फरवरी 2021 आर शोन बिलो। सर ओपनिंग में कितने यूनिट्स है मेरे पास? 5। आओ जी डाटा आना शुरू हुआ। ओपनिंग में मेरे पास 5 यूनिट मल्टीप्लाई बाय, सर किस रेट पर है? ओपनिंग स्टॉक कितना हो गया? 40। सर ओपनिंग स्टॉक कितना? 140। ओपनिंग स्टॉक कितना? 140। ऐसा आगे सर। उसके बाद सर परचेजेस का डाटा है मेरे पास। कितने यूनिट्स मैंने परचेज किए हैं? 5 यूनिट 32 के रेट पे, 10 यूनिट 34 पे, 20 कितने? 40 के रेट पे। सर परचेजेस की इंफॉर्मेशन, परचेजेस की इंफॉर्मेशन। आइए सर थोड़ी सी इसकी वर्किंग करते हैं, सुनेंगे। वर्किंग नोट। जी बॉस, किस किस के पास हैंडआउट नहीं थे? तुमसे मैंने किसी से लिए थे ना? चलो पीछे दे दो जिसके पास हैंडआउट नहीं थे। चले सर सुनेंगे वर्किंग नोट नंबर 1। भाइयों परचेजेस की इंफॉर्मेशन। सर मैंने फरवरी की 4 को 5 यूनिट परचेज किए हैं। किस रेट पे? 32 के रेट पे। फिर सर मैंने फरवरी में
18 फरवरी को मैंने 10 यूनिट परचेज किए, किस रेट पे? 34 के रेट पे। फिर मैंने फरवरी की 27 को 20 यूनिट परचेज किए, किस रेट पे? 40 के रेट पे। बस भाई, और तो परचेजेस नहीं है। कितना हो गया सर? 160, फिर 340, फिर 800। सर टोटल परचेजेस कितनी? 1300। सर टोटल परचेजेस कितनी? 1300। सर ऐड करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा? गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। यस बॉस, कितना? 1440। मानते हैं? आगे बॉस, उसके बाद मुझे सेल्स की इंफॉर्मेशन दे रहा है। सर नंबर 2 मुझे सेल्स की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। सर क्या इंफॉर्मेशन है मेरे पास? सर क्या इंफॉर्मेशन है मेरे पास? फरवरी की 19 तारीख को आपने 8 यूनिट सेल किए हैं जनाब। कितने रुपए के? 60 रुपए के। कितना मेरा भाई? 480 की। फिर आपने 28 फरवरी को 24 यूनिट सेल किए हैं, मल्टीप्लाई बाय कितने रुपए के? सर वो भी 60 रुपए के। कितना? 1440। तो सर मेरे पास टोटल सेल्स कितनी? 1920। तो चले सर, मेरे पास सेल्स आ गई। वर्किंग नोट नंबर 2। सर मेरे पास सेल्स आ गई है 1920। सर क्लोजिंग स्टॉक कितना? सर क्लोजिंग स्टॉक कितना? एंड में स्टॉक कितना बचा है भाई? इन्वेंट्री का सिस्टम मेरे पास कौन सा है? फीफो। और सिस्टम कौन सा है? परपीचुअल। मतलब हर ट्रांजैक्शन में, हर ट्रांजैक्शन के साथ, चाहे आप माल खरीदो चाहे आप माल बेचो, आपको इन्वेंट्री को अपडेट करना पड़ेगा। सर अब कहानी शुरू हुई है असल। चले सर सुनेंगे, इन्वेंट्री सिस्टम कौन सा है? परपीचुअल का। सर परपीचुअल में हमने क्या सीखा था? हर ट्रांजैक्शन के साथ साथ आप इन्वेंट्री को अपडेट करेंगे। उसके लिए मुझे एक वर्किंग करनी पड़ेगी जिसको मैं क्या कहता हूं? बिन कार्ड या फिर लेजर कार्ड। सर सुनेंगे कैसे ये वर्किंग की जाएगी। सबसे पहले डेट, उसके बाद सर परचेजेस, यूनिट, रेट और अमाउंट। जी सर। उसके बाद सेल्स, यूनिट, रेट और अमाउंट। बिल्कुल सेम आता है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। यूनिट, रेट और अमाउंट। चलिए सर स्टार्ट करें। ये मेरे पास कहलाता है बिन कार्ड, जो आपके रिक्वायरमेंट नंबर 1 है। कैसे होगा सर? तरीके से समझेंगे, फिर आप लोग कॉपी करना। सर कौन से मेथड से कर रहे हैं अभी हम लोग? यस बॉस, सुनेंगे। सर कौन सा सिस्टम है हमारे पास? परपीचुअल। बोले तो सर हर ट्रांजैक्शन के साथ रिकॉर्ड को अपडेट करना है, हर ट्रांजैक्शन के साथ रिकॉर्ड को अपडेट करना है। फीफो और कौन सा है मेरे पास? परपीचुअल। जी बॉस, समझेंगे। सर मेरे पास इंफॉर्मेशन में क्या अवेलेबल है? सबसे पहले आपके पास फरवरी की 1 को
फरवरी की 1 को आपके पास ओपनिंग में कितना स्टॉक पड़ा हुआ है? 5 यूनिट। सर मैंने खरीदा नहीं, सर मैंने खरीदा नहीं है, बल्कि पहले से कितने यूनिट पड़े हुए मेरे पास? 5। किस रेट पे खरीदे हुए थे? 28 पे। सर कितना हो गया? हाँ 140। ऐसा चले सर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कब हुई है? सर तारीखों पे गौर। सर फरवरी की 4 तारीख को क्या किया आपने? परचेज की। कितनी? सर किस रेट पे? कितना हो गया? 160। सर क्या अपने रिकॉर्ड को अपडेट करेंगे? यस सर, परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है, हर ट्रांजैक्शन के साथ स्टॉक को अपडेट करना है। सर मेथड कौन सा है मेरे पास? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पहले अब आगे जब भी सेल वेल करना पड़ेगा तो पहले किससे इशू किया जाएगा? पहले वाले में से, फर्स्ट वाले में से। सर दोनों को मिक्सअप करके रख दूं? ओपनिंग का 5 और अभी का 5 दोनों को मिक्सअप करके कर दें? मैंने बोला सर नहीं, आगे परेशानी हो जाएगी इशू करने में। मेथड कौन सा है मेरे पास? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सर अलग अलग कैसे इशू कर पाऊंगा? तो दोनों का डाटा, दोनों का रिकॉर्ड अलग अलग मेंटेन करें। सर पहले से कितने यूनिट पड़े हुए मेरे पास? 5। किस रेट पे? कितने हो गए? 140। अभी अभी मैंने कितने खरीदे? 5। थोड़े से महंगे खरीदे। कितने? 32 के। कितने पैसे लग गए? 140। सर दोनों को अलग अलग कर लिखने की जरूरत क्या है? क्योंकि जब मैं इशू करने के लिए जाऊंगा तो मेथड कौन सा है मेरे पास? FIFO। बोले तो पहले किस में से इशू करूंगा? पहले वाले में से, ताकि मुझे परेशानी ना हो, फिर मुझे दोबारा अलग अलग करना पड़ ही जाएगा। तो सर रिकॉर्ड ही ऐसा रखे ना ताकि फौरन आप उसको इशू कर पाओ। ऐसा ही है। चले सर अगली ट्रांजैक्शन में क्या हुआ है? सर अगली ट्रांजैक्शन में फिर परचेज हुई है। फरवरी की 18 तारीख। कितने यूनिट परचेज किए? 10। किस रेट पे? सर थोड़े से और महंगे मिले। कितने के? 34 के। कितना हो गया? 340। सर मिक्स कर दें? पहले से 5 और फिर 10। क्या एक साथ 20 लिख दें? नहीं सर, आगे इशू करने में परेशानी हो जाएगी आपको। तो सर अलग अलग करके रखें। पहले से आपके पास 5 यूनिट पड़े हुए थे 28 के रेट पे, उसको अलग दिखाएं। फिर आपने खरीदे थे 32 के रेट पे, 160 अलग दिखाएं। अभी अभी आपने कितने खरीदे? अभी अभी आपने कितने खरीदे? 10। किस रेट पे? 34। 340। तो देखा जाए इस डेट पे मेरे पास स्टॉक की पोजीशन ये, मानते हो सर? परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में हर डेट पे आपको क्लोजिंग स्टॉक का इंफॉर्मेशन पता होती है। एग्रीड? ऐसा ही है, ऐसा ही है। चले सर आगे बढ़ेंगे। हमने बोला सर अगली ट्रांजेक्शन में क्या हुआ है? सर कब हुई है? फरवरी की 19 तारीख को। सर कितना माल बेचा? 8 यूनिट आपने बेचे। सर कौन सा माल दोगे उसको? ये 10 वाला, ये 5 वाला, ये 5 वाला? सर मेथड कौन सा है? जो पहले खरीदा गया है उसको पहले आप निकालिए। सर कितने निकालने? कितने बेचने? 8। सबसे पहले ये वाला माल निकालो। कितना सर? 5 रुपए। फिर अभी भी कस्टमर को कितने डिलीवर करने हैं मजीद? 3। ये तो बिक गए। इसमें से कितने निकालोगे? 3 निकालेंगे। एग्री करते हैं सर? सर ये 5 किस रेट पे? 28 के रेट पे। सर ये 5 किस रेट? ये 3 इस 5 में से किस रेट पे? 32 के रेट पे। मानते हो? मानते हो? सर ये 5 बिक गए। इस 5 में से कितने बिक गए? कितने रह गए? 2। किस रेट पे? और ये 10 ऐसे कैसे पड़े हुए, इसको आपने छेड़ा भी नहीं है। मानते हैं? मानते हैं। सर मुझे एक बात बताइए, आपने यहाँ पे रेट 28 और 32 लिखा है, जबकि सवाल में दिया हुआ है कितना? 60। तो वो लिखो ना, वो क्यों नहीं लिख रहे? सर वो सेलिंग प्राइस है कि वो इन्वेंट्री मैंने इतनी की बेची है, वो तो इधर आई है ना सेल्स, वो तो इधर आई है ना भाई सेल्स। इन्वेंट्री किस पे रिकॉर्ड की जाती है? कॉस्ट पे। इन्वेंट्री किस पे रिकॉर्ड की जाती है? कॉस्ट पे। एग्री करते हो? चलो भैया मल्टीप्लाई करो। कितना? 140। सर ये कितना? 96। ये कितना? 64। ये कितना? तो सर मैंने हर ट्रांजैक्शन के साथ रिकॉर्ड अपडेट किया। फरवरी की 19 तारीख को मेरे पास क्लोजिंग में कितना माल पड़ा हुआ है? 12 यूनिट पड़े हुए हैं। बात मानते हैं भाई?
सर बात मानते हैं, क्या हम आगे बढ़े? सर क्या हम आगे बढ़े? अगली ट्रांजेक्शन कब हुई है? फरवरी की 27 को मैंने परचेजेस किए हैं। सर कितना माल खरीदा? 20। किस रेट पे मिला? 40 के रेट पे। कितना हो गया? 800। आइए सर पहले से, सर ऐड करके एक साथ लिख दो? नहीं सर, इशू करने में परेशानी होगी आपको। पहले से कितने यूनिट पड़े हुए थे? 232 के रेट पे 64। आपने अभी अभी कितने खरीदे? अभी नहीं, इससे पहले आपने कितने खरीदे? 10। किस रेट पे? 34। कितना? 3-4। अभी अभी आपने कितने खरीदे मजीद? 20। किस रेट पे? कितना मेरा भाई? 800। सर यानी कि 27 फरवरी को मेरे पास 32 यूनिट पड़े हुए। मानते हो? मानते हो? चले सर अगली ट्रांजेक्शन कब हुई है? सर अगली ट्रांजेक्शन कब हुई है मेरे पास? फरवरी की 28 तारीख को। भैया क्या हुआ है? मैंने 24 यूनिट बेचे हैं। सर मेथड कौन सा है मेरे पास? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पहले इसको बेच दो। 2 ये निकल गए। अभी भी कितने कस्टमर को देने हैं? 22। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। उसके बाद लेटेस्ट ये वाला था, ये भी चले गए। कितने चले गए सर? 12। देने कितने थे? 24। अभी मजीद और कितने देने? वो किस में से दोगे सर? 20 में से। जी सर इस 2 का रेट क्या है मेरे पास? 32। सर इस 10 का रेट क्या है मेरे पास? 34। इस 12 का रेट क्या है मेरे पास? 34 और 40। ठीक हो गया सर। ये 2 बिक गए, ये 10 बिक गए। इस 20 में से कितने बिक गए? कितने रह गए? 8। 40 वाला माल। एग्री करता है मेरा भाई? एग्री करते हैं सर। ये कितना? 64। ये कितना? 340। ये कितना? 400। चले सर एंडिंग में कितने रह गए? सर एंडिंग में कितने रह गए? 300। सवाल खत्म सर, सवाल खत्म। हाँ मेरा भाई एंडिंग में कितना माल रह गया? सर एंडिंग में कितना माल रह गया? 8। और तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गई है। हर ट्रांजैक्शन के साथ हमने अपडेट किया। एंड में कितना स्टॉक रह गया? 8। उसकी कॉस्ट कितनी है? 320। काम हो गया अपना। क्लोजिंग स्टॉक सर कितना? 320। बात मानते हैं? बात मानते हैं? यही तुम्हारा बैलेंस शीट में भी जा रहा होगा, जिसको तुम लोग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बोलते हो करंट एसेट में। एग्री करते हो? हर ट्रांजैक्शन के साथ रिकॉर्ड अपडेट करना जरूरी है सर, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। चले सर कॉस्ट ऑफ सेल कितनी? 11। सर प्रॉफिट कितना? कितना भाई? 800 का। मानते हैं? मानते हैं? सर इधर आइए। सर मैंने कितना कितना माल बेचा? सर मैंने 140 का माल बेचा, 96 बेचा, 64 का, 340 का, 480 का। जरा सबों को ऐड करते हो क्या? सबको ऐड करते हो? 11-20 ऐसा? सर वही बन रहा है, सर वही बन रहा है। 11-20 कॉस्ट ऑफ सेल्स। सेल है ना, ये सेल और ये कॉस्ट है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स। सर कितने यूनिट? कितने? ऐड मारो। 32 पक्का? लग नहीं रहा मुझको। 10 24 सवाल से ऐड कर लेना। 8 और 24 ऐसा। परचेजेस को ऐड करो। 160 340 800 कितना? 1300। ऐड करें सर 5 10 20 कितना? 35 मिनट्स। परचेजेस कितनी? 1300। बात समझ में आई मैंने क्या बोला? सर बात समझ में आई मैंने क्या बोला? क्या हमें बिन कार्ड इंडस्ट्री में कंपनी में बनाने की जरूरत है? सर बहुत जरूरत है। ये नंबर कैसे लाओगे भाई? इसके लिए तो बनाना पड़ेगा ना यार। तो इंडस्ट्री के अंदर आप ये करते हो, एग्री करते हो भाई? कॉस्टिंग के अंदर सर कौन सी वैल्यूएशन फॉलो की जाती है? सर कॉस्टिंग के अंदर परपेचुअल इन्वेंट्री फॉलो की जाती है। जो हमने लिखवाया था ना कॉस्टिंग, वो जो 2 डंडे निकाल के मैंने परपेचुअल लिखवाया था, उसमें लिख लो कि कॉस्टिंग में कौन सा मेथड फॉलो किया जाएगा? परपेचुअल। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, कॉस्टिंग का पर्चा तुम दे रहे हो, तो कौन से मेथड से करोगे? परपेचुअल से करोगे। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, कॉस्टिंग का पेपर दे रहे हो, तो कौन से मेथड से करोगे? परपेचुअल से करोगे। क्या सबको बात समझ में आई?
सर क्या आसान है? चले सर आगे बढ़ेंगे। भाइयों कौन कौन कॉपी कर रहा है? एक और कॉपी क्या कर रहा है? हाँ चले सर आगे बढ़ रहा हूं मैं। तो भी लाइनें खींच रहा है यार। बिठा दे लड़के। चले सर हमने फीफो से सॉल्व किया था, अब हम इसको वेटेड एवरेज से सॉल्व करने चले। सर हमने इसको फीफो से सॉल्व किया था, अब हम इसको वेटेड एवरेज से सॉल्व करने चले। सर सुनेंगे 2 मिनट के लिए। सर सुने भाई, मुझे एक बात बताएं, सर फीफो से बेचूं या वेटेड एवरेज से बेचूं? मैंने कितने यूनिट बेचे? 8 और 24। कितने के बेचे? क्या सेल प्राइस पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं सर, कस्टमर से तो मैं वही पैसे लूंगा। सर इसका मतलब है ये सेम। ओपनिंग में कितने यूनिट पड़े हुए थे मेरे पास? किस रेट पे? 28। कोई मसला नहीं है। मैंने इन्वेंट्री खरीदी है 5, 10 और 2। किस सप्लायर ने कितने पैसे लिए हैं? 32, 34 और 40। तो मेरे पास टोटल परचेजेस कितनी है? 13। कोई फर्क इसमें? नहीं सर। सर क्लोजिंग स्टॉक, मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक में कितने यूनिट्स हैं? 8 यूनिट। सर किस रेट पे? सर ये चेंज हो जाएगा। ये चेंज होगा तो ये भी चेंज, और ये चेंज होगा तो ये भी चेंज। बात समझ में आई मैंने क्या बोला? सर बात समझ में आई मैंने क्या बोला? सर वेटेड एवरेज का मतलब? सर वेटेड एवरेज का मतलब एवरेज निकालना पड़ेगा। सर कैसे एवरेज निकालते हैं? सर सीखेंगे, और बहुत तरीके से सीखिएगा, क्योंकि मैं इसको लिंक, जब हमारा चैप्टर है प्रोसेस कॉस्टिंग, उससे मैं लिंक करवाऊंगा। सर अगला जो हमारा चैप्टर है प्रोसेस कॉस्टिंग, मैं उससे लिंक करवाऊंगा। तो जनाब बड़ा तरीके से इसको समझिएगा। पूरा सवाल करेंगे ना यार। चलें सर आगे बढ़ते हैं बॉस। सुनेंगे भाई। जी सर, ओपनिंग में मेरे पास कितने स्टॉक है? बताइए सर, ओपनिंग में कितने यूनिट है? 5। किस रेट पे? 28 के रेट पे। कितना बना? 140। सर परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है, हर ट्रांजैक्शन पे इसको अपडेट करना पड़ेगा। सर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कब हुई है? 4 फरवरी को। मैंने कितने यूनिट परचेज किए? 5। किस रेट पे जनाब? 32। कितना बना? कितना? सर अब सुने जरा गौर से। हमने बोला सर मेथड कौन सा हमारा? वेटेड एवरेज। आगे हम जो सेल करेंगे वो हम ओपनिंग से भी कर सकते हैं, हम करंट वाले भी से भी कर सकते हैं। सर हमें ओपनिंग और करंट की पंचायत में नहीं पढ़ना। सर एवरेज करो, जान छोड़ो। हमें ओपनिंग और करंट वाली पंचायत में नहीं पढ़ना। सर जो भी होगा हमारी मर्जी, हम इशू करेंगे। तो सर इसका मतलब ये हुआ, रेट को क्या कर दिया जाए? एवरेज कर दिया जाए। सर सुनना, एवरेज करने के 2 तरीके। ओपनिंग का माल कितने का है? करंट कितना खरीदा? प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दो। पहला तरीका ये। गलत तरीका। दोबारा सुने। सर पहला तरीका हमने बोला सर ओपनिंग का माल कितना है? 28 के रेट का, और करंट जो आपने खरीदा किस रेट पे खरीदा? 32। दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 3 एवरेज हो गया। लेकिन सर ये सिंपल एवरेज हो गया। हमें सिंपल एवरेज नहीं करना। हमें क्या, पूरी दुनिया में सिंपल एवरेज फॉलो नहीं होता, वेटेज के हिसाब से एवरेज किया जाता है। बात समझ में आई मैंने क्या बोला? सर वेटेज के हिसाब से एवरेज किया जाता है। सर कैसे? हमने बोला सर कि आपके पास ओपनिंग में कितनी अमाउंट की इन्वेंट्री थी? इस बार आपने कितने पैसों की खरीदी? 160। टोटल अमाउंट कितना हो गया? प्लस करो भाई, कितना? 300। मानते हो 300 कैसे आया? ओपनिंग में जो इन्वेंट्री थी उसकी अमाउंट कॉस्ट कितनी थी? 140। करंट आपने जो खरीदी उसकी अमाउंट कितनी है? 160। कितना हो गया सर टोटल? 300। ओपनिंग में जो गुड्स थे
सर कितने यूनिट थे? 5। अभी आपने कितने खरीदे? सर टोटल कितने हो गए? 10। यानी कि टोटल मेरे पास यूनिट स्टोर में कितने हैं? 10। और उनकी टोटल अमाउंट कितनी है? 300। सर दोनों को डिवाइड करके नया रेट आ जाएगा 30। ये हो गया वेटेड एवरेज। अभी तो सेम ही आ रहा है। अभी इत्तफाकन सेम हो रहा है क्योंकि 5-5 यूनिट सेम है। इत्तफाकन इसलिए दोनों के 5-5 यूनिट सेम। डन हो गया? डन हो गए बॉस? ये कहलाता है वेटेड एवरेज। एग्रीड? सर आगे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में क्या हुआ है? फरवरी की 18 तारीख में आपने कितने परचेज किए? 10। किस रेट पे? 34 के रेट पे। अमाउंट कितना बना? परपीचुअल इन्वेंटरी सिस्टम है, हर ट्रांजैक्शन में इसको अपडेट करना पड़ेगा। सर अभी अभी आपने कितनी यूनिट खरीदे? 10। पहले से कितने पड़े हुए? 10। सर टोटल कितने हो गए? 20। अभी जो आपने माल खरीदा कितने का खरीदा? 340 का। पहले जो खरीदा हुआ था वो कितने का था? 300 का। टोटल कितने हो गए? 640। सर डिवाइड करके नया रेट आ जाएगा। ये कहलाएगा वेटेड एवरेज। कितना? 32। एग्री करते हो? एग्री करते हो? आगे सर उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कब हुई है? 19 तारीख को मैंने सेल किए हैं। सर कितने यूनिट सेल किए? सर मैंने 8 यूनिट सेल किए हैं। सर रेट कौन सा लें? सर कौन सा रेट लें? हमने बोला सर ओपनिंग वाला, करंट वाला, ऐसी कोई पंचायत में नहीं पड़ना। सर एवरेज हमारी जो दिल चाहेगा हम इशू करेंगे। रेट कौन सा लिया जाएगा? जो लेटेस्ट अपडेटेड वेटेड एवरेज रेट होगा। भैया कौन सा? 32। मानते हो? लेटेस्ट अपडेट। पीछे क्या था? खत्म। ये अपडेटेड रेट आ गया। मानते हो मेरा भाई? कितना? 256। सर 20 में से कितने बेच दिए? कितने रह गए? 12। 640 में से कितने का माल चला गया? 256 का। कितना रह गया? 384। सर डिवाइड करके नया रेट आएगा 32। वही आएगा, खरीदा नहीं ना मैंने, जो मेरा रेट अपडेट होगा। अगली ट्रांजेक्शन कब हुई है सर? क्या किया मैंने? सर परचेज किए मैंने 20 यूनिट। किस रेट पे? कितने पैसे? 800। पहले से कितना माल पड़ा हुआ था? 12। कितने खरीदे मैंने? 20। कितने हो गए? 32। एग्री कर दो? पहले से जो यूनिट पड़े हुए थे उसकी कॉस्ट कितनी थी? 384। अभी जो खरीदे उसकी कॉस्ट कितनी है? 800। तो टोटल कितना माल हो गया? 11। सर डिवाइड करके नया रेट आ जाएगा। पॉइंट बस पूरा 37। बात समझ में आई सर? ये कहलाता है वेटेड एवरेज। नया लेटेस्ट अपडेटेड रेट कितना है मेरे पास? 37। अब इस रेट पे इशू किया जाएगा। सर अगली ट्रांजेक्शन कब हुई है? फरवरी की 28 तारीख। कितना माल बेचा? 24। कितना माल बेचा मैंने? सर 24 यूनिट मैंने बेचे। सर किस रेट पे? हमने बोला सर हम माल इशू कर देंगे, चाहे पहले का हो, चाहे अभी का हो, चाहे बाद का हो। रेट कौन सा लेंगे? जो लेटेस्ट अपडेटेड, क्योंकि हम एवरेज पे चल रहे हैं। सर कितना? 37। कितना बॉस? 888। ऐसा? सर 32 में से कितना माल इशू कर दिया आपने? 24। कितना रह गया? 8। सर 1184 में से कितना माल इशू कर दिया? 888। कितना रह गया? 296। डिवाइड करके नया रेट आ जाएगा कितना? 37। बात मानते हैं? तो सर क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास एंडिंग में यूनिट्स कितने हैं? 8। किस रेट पे? किस अमाउंट पे? 296। मैंने जो गुड्स बेचे उसकी कॉस्ट कितनी? ऐड कर पाओगे? 1144। सर कितने यूनिट्स? 32। मैंने जो माल खरीदा उसकी कॉस्ट? परचेजेस 1300। और कितने यूनिट मैंने परचेज किए? 35। आओ जी अपना काम हो गया। सर क्लोजिंग स्टॉक कितनी? 296। भैया प्रॉफिट कितना? कॉस्ट ऑफ सेल कितनी? 11। तो सर प्रॉफिट कितना? 776। क्या सबको बात समझ में आई? सर प्रॉफिट चेंज हो रहा है? सर प्रॉफिट चेंज हो रहा है? यस सर प्रॉफिट चेंज होगा। सर क्यों चेंज होगा? सेल की वजह से? ओपनिंग की वजह से?
परचेज की वजह से, किसकी वजह से? क्लोजिंग स्टॉक की वजह से। बात समझ में आई? सर क्लोजिंग स्टॉक की वजह से चेंज हो रहा है, प्रॉफिट किसमें ज्यादा आ रहा है? फीफो के वेटेड एवरेज। फीफो में ये कितना था? 320। ऐसा यहां पे कितना है? 96 क्यों? वजह एक्सपेंस वजह यस सर। सर क्या आप जो खरीदने के लिए माल जा रहे हो क्या महंगा मिल रहा है? बार बार दिन के साथ साथ चीज महंगी मिल रही है? यस सर, 32 की मिली, फिर 34 की, सर महंगी होती जा रही है। क्लोजिंग में कौन सा वाला माल पड़ा हुआ है? महंगा वाला। जो तुमने माल बेच दिया वो कौन सा वाला बेच दिया? सस्ता वाला। कॉन्सेप्ट समझना, जो आपने माल बेच दिया वो कौन सा वाला बेचा? सस्ता वाला। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम किसमें? फीफो के अंदर। किसमें? फीफो के अंदर। प्रॉफिट किसमें ज्यादा? फीफो में ज्यादा। इसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर लिख के एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। ये तो अभी मैंने ज़बानी कलामी समझा दी है ना, लिख के एग्जाम्पल के साथ हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। बात समझ में आई सर? पक्का? सर हमेशा की तरह होमवर्क दिया जाएगा, हमेशा की तरह होमवर्क दिया जाएगा और आप लोग सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप करोगे और मैं उसी को सॉल्यूशन शेयर करूंगा, और उस वादे के साथ कि आप वो सॉल्यूशन आगे फॉरवर्ड नहीं करोगे। क्वेश्चन नंबर 1 सर होमवर्क है मेरा भाई। क्वेश्चन नंबर 1 सर, क्वेश्चन नंबर 1 में सर सुने, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपको नहीं बोल रहा कि फीफो मेथड है या आपको क्वेश्चन नंबर 1 में नहीं कह रहा कि परपीचुअल है या पीरियोडिक है। सर कौन सा मेथड? कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं सर। कॉस्टिंग में कौन सा मेथड फॉलो होता है? परपीचुअल। सवाल बोले कि ना बोले, कौन सा मेथड? परपीचुअल। मानते हो? इसी तरह से डंडे वंडे लाइनें मैंने खींच के ना, सेम ऐसी सवाल है, थोड़ी सी ट्रांजिशन ज्यादा है। क्या सवाल अटेम्प्ट करेंगे? लाजमी अटेम्प्ट करेंगे, फीफो से भी और वेटेड एवरेज से भी। पॉइंट्स की वजह से थोड़ा सा फर्क आएगा, पॉइंट के बाद दूसरा नंबर राउंड ऑफ करके चलना, जिंदगी आसान। सही जी, या चाहो तो पूरा नंबर लेके चलो, टेंशन नहीं है, एग्जामिनर इसमें मार्क्स नहीं काटता। एग्जामिनर उल्टे फुल्टी वर्किंग करने में मार्क्स कम देता है, बिल्कुल नहीं करने में नहीं देता। सब एक्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट चेक करता है वो, उसको पता है कि यार ये भी सही है, ये भी सही, बच्चा तो सही कर रहा है ना। चले सर, क्वेश्चन नंबर 1 आपको होमवर्क है, ये आपने लाजमी अटेम्प्ट करना है, लाजमी। फिर इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।